Good evening, everyone. Today we are doing class 8 Science Curiosity Chapter 2 Invisible Living World Beyond Our Naked Eye Part 2. आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम वेरिएशंस इन शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स. हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टाइप की चीज़ें पढ़ी थी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के स्ट्रक्चर एंड उनके वेरिएशंस की कैसे कैसे कहाँ कहाँ जगह पे वेरी करते हैं, क्या वो काम करते हैं. ठीक है. एंड ये बेसिकली ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करी जाएगी. यहाँ पे ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करी जाएगी. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. सो द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन इन फिगर. सो इसको मसल सेल कहते हैं. थोड़ी सी आपको ना स्पाइंडल शेप की होती है थोड़ी. ठीक है. ये स्पाइंडल शेप की होती है. स्पाइंडल मतलब इसकी ये वाले एंड्स जो होते हैं पतले होते हैं, बीच में से थोड़ा सा मोटा, उसके बाद पतले होते हैं, तो इसको हम टैपर्ड एंड्स कहते हैं. क्या कहते हैं इनको हम? टैपर्ड एंड्स. ठीक है. इनको हम टैपर्ड एंड्स कहते हैं. बट अगर हम देखें नर्व सेल को, तो नर्व सेल आपकी ब्रांच है. इसके देखो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच निकली हुई है. एंड अगर इसकी ब्रांच निकली हुई है जाते हैं नर्व सेल मतलब नसें, तो नसें तो बहुत बड़ी होती हैं, तो ये लॉन्ग भी होती है एंड ब्रांच्ड इन शेप होती है. देखो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये इसकी ब्रांचें निकली हुई हैं. एंड अगर ब्रांचें निकली तो दैट मीन्स ये लॉन्ग भी होगा बहुत. दैट्स वाई लॉन्ग होते हैं और ब्रांच शेप के होते हैं. तो आप इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद आपको उन पर क्या सिमिलरिटीज डिफरेंस पता चलते हैं. सिमिलरिटी से पता चलती है कि दोनों एक ह्यूमन सेल के पार्ट हैं. ठीक है. दोनों ही ह्यूमन्स को मैसेज प्रोवाइड मतलब ह्यूमन्स के अंदर फंक्शन देते हैं. डिफरेंसेस देखें. सो मसल सेल के अंदर मसल सेल एक आपका स्पाइंडल शेप्ड होता है, टेपर्ड एंड्स, वेयरएज नर्व सेल के अंदर आपके टेपर्ड एंड्स नहीं होते बट लॉन्ग एंड ब्रांच्ड इन शेप होता है. तो ये आपके सभी सिमिलरिटीज डिफरेंसेस हो गए. अगर आपको कुछ और भी आपको ऑब्जर्वेबल है यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अब मसल सेल के बारे में पढ़ते हैं. मसल सेल जो होती है स्पाइंडल शेप की होती है. हमने पढ़ा मसल सेल इज अ स्पाइंडल शेप्ड व्हाइल अ नर्व सेल आपकी दिस वन ये आपकी लॉन्ग और ब्रांच शेप की होती है. सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप. कुछ सेल्स आपके शेप में राउंड भी होते हैं, कुछ लॉन्ग भी होते हैं, थिन भी होते हैं. तो जो नंबर्स है ना सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंट होते हैं हर किसी ऑर्गेनिजम्स में. दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें गिवन, व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंट क्यों दिखता है? तो उसके फंक्शंस की वजह से, उसके वेरिएशन की वजह से. तो डज द शेप ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन. क्या शेप और स्ट्रक्चर जो है सेल का उसके फंक्शन पर रिलेट करता है? येस. अगर हम देखें नर्व सेल को, तो नर्व सेल वो बहुत लंबा भी होता है, लॉन्ग है एंड ब्रांच्ड इन शेप होता है. तो ब्रांच मतलब वो पक्का बॉडी के अंदर आपका कोई चीज़ सप्लाई करता होगा, वो लॉन्ग है, ब्रांच है. ठीक है. आपको पता है ये नर्व सेल आपकी लॉन्गेस्ट नर्व होती है, मतलब लॉन्गेस्ट सेल होती है इन योर ह्यूमन बॉडी, जो कि नोटिसेबल है. लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. सो द यूनिक शेप, इनकी जो यूनिकनेस है वो उनके शेप पे, साइज पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करती है, जो इन्हें हेल्प करती है जिससे कि वो स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट या वेरी कर सकें. लेकिन ये जो सेल्स हैं वो जो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बॉडी में, कैसे करते हैं? लेट अस फाइंड आउट. सो ये ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3 हमने इनर चीक सेल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि वो थिन और फ्लैट होते हैं. वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म करते हैं हमारे चीक के इनर सरफेस पे. जो आपका माउथ है ना, उसका जो आपका हम हिंदी में गाल कहते हैं ना, गाल का जो इनर सरफेस होता है वो आपका चीक सेल होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर के तरीके से काम करती है, बिकॉज अंदर की लेयर आपकी बदलना सॉफ्ट होती है और इंडिकेट होती है. देन नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं. न्यूरॉन्स किन्हें कहते हैं? जो कि मैसेजेस को कैरी करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. आप ये मत लिख कर आना कि ये इनको बोला तो जाता है लेकिन किस चीज़ के लिए. नर्व सेल्स को आपको न्यूरॉन सेल्स नहीं लिख के आना, न्यूरॉन्स ही बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ. ठीक है. क्योंकि ये नर्व सेल का ही पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है, तो सेल नहीं है. ये सेल का पार्ट को हम सेल थोड़ी ना कहते हैं. ठीक है. जैसे कि हमें साइटोप्लाज्म बोले, साइटोप्लाज्म सेल थोड़ी ना बोलेंगे. तो नर्व सेल्स का पार्ट एक न्यूरॉन्स है, जो कि मैसेजेस को कैरी करता है इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब जैसे कि आपको ब्रेन को सिग्नल देता है, आपको चोट लगी, ठीक है, आप गर्म चाय में हाथ डालने वाले हो, तो आपका ब्रेन के पास सिग्नल देगा कि गर्म है, हाथ हटाओ. तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपके हैंड्स को थ्रू नर्व सेल्स, एंड आपके हैंड हाथ हटाते हैं. तो यही पार्ट है कि
द इलांगेटेड शेप ऑफ जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ना नर्व सेल का, वो हेल्प करता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक रीच कर सके और मैसेज को क्विकली पास ऑन कर सके. दैट्स वाई लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में. सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशंस. प्लांट सेल के पास भी वेरिएशंस होते हैं. इन प्लांट्स बहुत सारे सेल्स जो होते हैं रेक्टेंगुलर में भी होते हैं, इलांगेटेड भी होते हैं, ओवल भी होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी होते हैं, जिससे कि वो वाटर को पूरे प्लांट में और किसी और न्यूट्रिएंट्स को भी अच्छे से कैरी कर सके थ्रू आउट द प्लांट. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7. हमने बहुत सारे क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है, ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है. जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो भी डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं. देखो सेल आपकी बेसिक यूनिट है. सेल्स जो हर कोई ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, मतलब ऑर्गन्स भी सेल से बने हुए हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी सेल्स के थ्रू ही बने हैं. जो ग्रुप होता है ना मसल सेल्स का, जो देखो मसल सेल्स का जो ग्रुप होता है, जो कि आपके फूड पाइप, आपको पता है ना फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं. तो ईसोफेगस जो होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, या आप ईसोफेगस को हम कह सकते हैं कि मसल सेल्स से बना हुआ होता है. जो आपका ईसोफेगस होता है उसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, वो एक तरीके से ग्रुप है मसल सेल्स का. मसल सेल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं. जैसे आपका हर्ट करता है ना, हमने पुराने कोर्स से पढ़ा था ग्रेड 7 में. हर्ट आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल पास में रहता, चिपक जाता है लाइक दिस. ठीक है, आपका जैसे हर्ट है समथिंग लाइक दिस, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा देन रिलैक्स होगा. ठीक है, सो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स करता है. इसके थ्रू आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वी नो दैट. सो यही चीज़ इसमें भी है मसल सेल्स, क्योंकि हार्ट के अंदर भी मसल सेल्स हैं, जहाँ पे मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जो भी आपको चीज़ है. तो जो फूड पाइप भी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, जिसके थ्रू जो फूड है धीरे धीरे हमारे स्टमक तक पहुंचता है. एंड यही मूवमेंट पॉसिबल करता है हमारे मसल सेल्स के द्वारा ही होता है, बिकॉज वो थिन भी होती हैं, पतली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं. थिन क्यों होते हैं, बिकॉज आपने पढ़ा है ना जब आप खाना खाते हो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पतली होती हैं और खाना जब हम खाते हैं च्यू करके तो अच्छे से उसको ब्रेक डाउन करता है हमारा सलाइवा एंड टीथ. सो वो थोड़ा जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप में ना चले जाए, इसलिए मुंह बंद करके हमें अच्छे से बिना बात करके खाना चाहिए. दैट्स वाई, बिकॉज वो थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, और स्पाइंडल शेप का होता है. ठीक है, टेपर्ड एंड्स के साथ, बीच में मोटा और एंड्स में आते हुए पतला. जो स्टमक है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के थ्रू अपना डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है. जैसे मसल सेल्स जो होती है स्टमक वॉल के अंदर भी होती हैं, आपके फूड पाइप के अंदर भी होती है. स्टमक वॉल के अंदर, क्योंकि पता है खाना खाते तो आपका स्टमक भी मसल सेल है, मतलब कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है. इसके थ्रू आपका फूड चर्न होता है थ्रू डाइजेस्टिव जूसेस. और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं स्टमक के इनर लाइनिंग, जो कि सेल्स प्रोड्यूस करती हैं. एंड एसिड जो कि हेल्प करता है, कौन सा एसिड और कौन सा डाइजेस्टिव जूस हमारे डायरेक्शन में हेल्प करता है, HCl. ओके, तो फूड को चर्न करने के लिए वो आपके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है. ठीक है, आपके नर्व सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स, आपकी आंखों के अंदर भी सेल्स होते हैं. ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डायरेक्शन पॉसिबल. ये सभी सेल्स हमें हेल्प करते हैं टू डू डायरेक्शन वेरी वेल. यहाँ पे मैं बता रखा है, ये इसी का पार्ट है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक हियर. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि और एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है. बिकॉज हम जानते हैं कि सेल तो एक बेसिक यूनिट है, मतलब सेल से तो बनेगा ही बनेगा, इतना आपको याद रखना है. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले दैट द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो भी एक क्या होती है, कम्प्लेक्स वे में बनी होती है. कम्प्लेक्स का मतलब मल्टी सेलुलर होती है. कम्प्लेक्स मतलब मल्टी सेलुलर, या मल्टी कह सकते हो, मल्टी सेलुलर वे में बनी होती है. मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था. मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत सारे सेल से बना हो, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. ओके, सो सेल जो हमने पढ़ा है कि सेल हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की. ठीक है, जैसे कि ब्रिक एक वॉल की बेसिक यूनिट है, दैट्स लाइक सेल भी हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है. जो ग्रुप होता है ना सिमिलर सेल्स का, मान लो एक सेल है, एक पर्टिकुलर सेल है, इसके बहुत सारे ग्रुप बन गए. ठीक है, बहुत सारे इसके ग्रुप बन गए. इस पूरे ग्रुप को जब ये ग्रुप, ये ऐसे एक मेरा एक ग्रुप बना, एक सेल था,
इसके थ्रू मान लो कि एक ग्रुप के अंदर 5 सेल्स हैं, यही ग्रुप 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 बार 10 ग्रुप्स बन गए, ऐसे ये फॉर्म करेंगे एक ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स भी बहुत सारे आ गए, उस ऑर्गन के ग्रुप को हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। ऑर्गन सिस्टम के बहुत सारे ग्रुप आ गए और वो ऑर्गन सिस्टम्स हमारे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा पढ़ने में, तो मैं आपको चीज़ें समझा देती हूँ। देखो सेल्स हमारा, इसी में ये लिखा हुआ है कि जो ग्रुप का सेल्स होता है वो टिश्यू फॉर्म करता है। एक पर्टिकुलर सेल का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू फॉर्म करता है। बहुत सारे ग्रुप्स टिश्यू के ऑर्गन फॉर्म करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, और सेवरल ऑर्गन जब एक साथ वर्क करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम, मतलब जब सेवरल ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है वो ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करता है, जो कि परफॉर्म करते हैं मेजर फंक्शन इन अ बॉडी, जिसके थ्रू डाइजेशन प्रोसेस भी हो पाता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो पाता है, और भी सारे प्रोसेस हो पाते हैं। एंड ऑल द ऑर्गन्स, जब सभी ऑर्गेनिज्म एक साथ आते हैं वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। सभी जो पूरा ग्रुप होता है तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का वो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट एंड एनिमल्स, ये सभी लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको समझ लेना। देखो पहले सेल होगा, बहुत सारे सेल्स की ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। इसी को डायग्राम के वे में समझाया गया है कि देखो एक सेल है, कौन सा सेल है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बहुत सारे सेल्स ने टिश्यू को फॉर्म किया। ठीक है, एंड बहुत सारे टिश्यू को ऑर्गन फॉर्म किया, यहाँ पे स्टमक दे रखा है, और बहुत सारे ऑर्गन्स को ऑर्गन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करा है, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है ये जो लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन की हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक या कोई भी सेल कैसे काम करता है इन अ कम्प्लेक्स वे इन अ लिविंग बीइंग। जो लाइफ है कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, कम्प्लेक्स मतलब आप समझ जाओ, कम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप सीधा समझो कि जो लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो स्टार्ट होती है सिंगल सेल से, मतलब एक सेल से तो बना है वो पूरा ऑर्गेनिज्म, जिसको हम एक तरीके से एग मान लेते हैं। जो एग होता है ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी। एक जो एग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसके अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ होती है जिसके थ्रू वो डिवाइड हो सकता है, ग्रोथ से मल्टीप्लाई होकर एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बनाता है मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। सच लिविंग बीइंग को हम मल्टी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, लाइक एनिमल्स, ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ही बहुत सारे सेल्स के थ्रू ही तो बने हैं, प्लांट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, आपने देखा होगा एग हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने एग लिया, जो ऑमलेट वाला एग होता है वो, तो जो अंडा होता है हमारा, उसके अंदर जो येलो लिक्विड होता है वो एक तरीके से क्या होता है आपका, उसके अंदर जो येलो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब एक तरीके से वो एक ही सेल है, बहुत सारे सेल्स तो कहूँगी नहीं मैं। ये आपका जैसे शेल है, ठीक है, हमारा शेल है, इसके अंदर ये मैं आपको इससे समझाती हूँ। ठीक है, हमारे एग है, तो एग के अंदर ये जो येलो लिक्विड होता है ना, ये आपका एक सेल है। ठीक है, ये सेल की अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकता है, रैपिडली ग्रो कर सकता है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के प्रेजेंस के थ्रू ये एक सेल डिवाइड हो पाता है, रैपिडली ग्रो कर पाता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो मान लो कि एक सेल है, अगले दिन वो दो हो जाएंगे, उसके बाद ये भी 2 हो जाएंगे, फिर 4, 8 ऐसे करते करते वो डबल हो जाएंगे। तो इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपने आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि लार्जेस्ट सेल जो है पूरे वर्ल्ड का वो ऑस्ट्रिच का एग है, एक सिंगल एग है ये। ठीक है, इसके अंदर जो येलो पार्ट होता है उसको हम यॉक कहते हैं, ये भी लार्जेस्ट होता है। ये एग जो है करीब 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर का डायमीटर है, और एग के अंदर एक एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर शेल होता है, मटेरियल होता है, जो कि इसे प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो वाइट लिक्विड होता है वो नरिश करता है सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तो आप ये समझ सकते हो इससे हम। ठीक है, ये जो हमारा आउटर लाइनिंग है, ये आउटर लाइनिंग सेल वॉल के तरीके से काम करती है। ये उसके बाद जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन है। मैं थोड़ा इनका ना कम फ्लो कर लेती हूँ, आपको समझ में आए कि मैं कौन सा पार्ट कह रही हूँ। देखो, ये जो हमारा जो आउटर लाइनिंग है ना, थोड़ी सी मैं इनको बढ़ा लेती हूँ। जो हमारी जो आउटर लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये हमारी क्या है, सेल वॉल है, और जो इसके अंदर जो वाइट वाली जो ये चीज़ है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है।
ठीक है। उसके बाद ये जो यॉर्क से पहले जो ये जो पूरा चीज़ है ये साइटोप्लाज्म है, जो कि उसको नरिशमेंट देता है, जो कि वाइट लिक्विड होता है। जब आप ऑमलेट खाते हो तो देखा होगा ना, ऑमलेट जब आपका बनता है तो उससे पहले एक वाइट लिक्विड होता है, वो एक साइटोप्लाज्म के तरीके से काम करता है जब एक ऑर्गेनिज्म नहीं फॉर्म होता। ये जो बीच का पार्ट है ये आपका न्यूक्लियस है, जो कि ग्रो करता रहता है। न्यूक्लियस एक जो सिंगल सेल आपका पूरा इस एग के अंदर वो मल्टीप्लाई होता रहता है, जैसे न्यूक्लियस ग्रो होता रहता है, वही चीज़ के अंदर होती है और एक पूरा एक सेल बना देता है, पूरे एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। ये चीज़ पूरे में लिखी हुई है। अब न्यू टॉपिक पे आते हैं, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इतने जैसे चैप्टर से पढ़ रहे हैं, अब हम समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। सो सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन ऑफ वेरी फ्यू सेल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सेल से बने होते हैं। हमने पढ़ा है बहुत सारे सेल्स से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, मतलब मेड अप ऑफ मेनी सेल्स का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैव मेनी सेल्स मल्टी सेल्यूलर। और जिसके अंदर एक सेल होता है उसको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक या बहुत सारे सेल से बने होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, जिनको हमारी नेक्ड आइज नहीं देख सकती, उसके लिए हमें स्पेशल चीज़ का चाहिए होता है, लाइक माइक्रोस्कोप। उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर कौन से होता है, बैक्टीरिया एंड अमीबा, ठीक है। वेयर एज मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, एल्गी एंड फंगाई। सो दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, वाटर में भी, सॉइल में भी, इवन इनसाइड अवर बॉडी टू, बिकॉज यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, जिसके हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट वॉट डू देयर सेल्स लुक लाइक, लेकिन ये सेल्स दिखते कैसे हैं, इनके अंदर की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स कैसे दिखते हैं, क्या ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स के जैसे ही दिखते हैं, या इनके फंक्शंस भी ऐसे हैं या डिफरेंट हैं। टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज देयर साइज एंड मेक देम विजिबल टू अस। जब हमने पढ़ा था, आपको बताया था, एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप, जो कि हमें इनको विजिबली क्लियर बनाता है, जो कि हमारी नेक्ड आइज नहीं देख सकती नॉर्मली। साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्रिएट करा एक लो कॉस्ट का फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप, जो कि आपको इतना प्रोवाइड सेम लेवल नहीं देता जितना आपका एक हाई माइक्रोस्कोप देता है लाइब्रेटरी वाला, ठीक है। लेकिन ये आपको एक विजन के लिए बता सकता है, ज़्यादा क्लियर नहीं दे सकता। हाउएवर दीज मेक माइक्रोस्कोप वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मैनी पीपल। नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिलिटी वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 2.4। इसको देखते हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एक वाटर के अंदर, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर क्या कौन से हमें माइक्रोस्कोप मिलते हैं, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। सो टेक अ कंटेनर एंड अ कलेक्ट पॉन्ड। हमें पॉन्ड या कोई रुका हुआ स्टैग्नेंट मतलब एक कंटामिनेटेड या कहीं रुका हुआ पानी हमें लेना है और उसे कंटेनर के अंदर डाल देना है विद द हेल्प ऑफ चाप, इसको करना है। और ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर के थ्रू आपको उस पानी में से, देखो आपने कंटेनर लिया एक, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया, इसमें आपने ड्रॉपर लिया और एक स्लाइड में उसका एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाला, उसको आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू या फोल्डस्कोप के थ्रू एक आपको ऑब्जर्व करना है, और उस कवर स्लाइड को आपको माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना है, और आप टाइनी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करोगे जो कि उसके अंदर मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम अब देखते हैं कि सॉइल के अंदर कौन से हमें मिलते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से काम में मिलते हैं। अब हम जानते हैं, देखते हैं कि सॉइल के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमें एक बीकर लेना है, मतलब एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर मॉइस्चर सॉइल डालनी है, जो कि आपके गार्डन या किसी भी फील्ड के आसपास आपको लेना है, लेकिन उस सॉइल को टच नहीं करना, आपको ग्लव्स पहन के या स्पून उठा के उस बीकर के अंदर डाल देना है। उसमें से थोड़ा सा आपको एक क्या करना है ना, उसके अंदर वाटर डालना है बीकर के अंदर, जैसे हमने ये लिया, उसके अंदर सॉइल डाली ग्लव्स के थ्रू, इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया जिससे कि सोल्यूशन बन जाए। उसके बाद उनमें से ड्रॉपर के थ्रू, क्योंकि वो गंदा लग रहा होगा ना पानी आपको, क्योंकि मिट्टी ली है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, जिसको सॉइल सस्पेंशन कहते हैं। जब आप किसी मिट्टी के अंदर पानी डालते हो, कि सॉइल आ रहा है ना, किसी सॉइल के अंदर आप पानी डालते हो, सॉरी, तो सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन उस सोल्यूशन के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं सॉइल के, उसको सॉइल सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, और पहले मिक्सचर को आप थोड़ी देर कहीं और रख दो, जिससे कि वो सेटल हो जाए अच्छे से। मिट्टी जो है, बाकी जो फाइन पार्टिकल्स जो अभी ऊपर सरफेस पर हैं, सेटल होने के बाद वो नीचे आ जाएं। यूज़ अ ड्रॉपर, जब सेटल हो जाए तो आपको ड्रॉपर के थ्रू लेना, एक स्लाइड कवर स्लिप पे उसको डाल देना है, और माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे डालने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है, जेंटली उसको कवर करना है कवर स्लाइड पे,
स्लिप पे सॉरी एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आप क्या देखोगे कि सॉइल सस्पेंशन के अंदर बहुत सारे मूविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे होंगे, जो कि एक्टिविटी 2.4 में हमने देखा था। ये इंडिकेट करता है कि सॉइल सस्पेंशन के अंदर भी बहुत सारे टाइनी क्रिएचर्स होते हैं जो कि हमारी नेक्ड आई नहीं देख सकती। जो टाइनी क्रिएचर होते हैं जो कि हमारी नेक्ड आई नहीं देख सकती, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग मीन्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहते हैं। Activity 2.6 कहता है let us study. So a group of students studying in grade 8 performed an activity of 2.4 and 2.5. They also collected information about the library and internet, and they recorded the data obtained after observing pond water in table 2.1 and the data obtained after observing soil solution in table 2.2. They identified the microorganism as protozoa, algae, fungi and bacteria. ये microorganisms के टाइप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। microorganisms के ये सभी टाइप हैं। ये आपको आई थिंक ज़्यादा डिटेल में गिवन नहीं है, यहीं पे गिवन है, तो उसको थोड़ा आप याद रखना बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर टॉपिक था इन सभी चारों का। ठीक है, सो यू कैन रिकॉर्ड इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉन्ड वाटर जो हमने लिया था उसके अंदर हमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिले थे। तो 3 टाइप के मिले थे। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्गी। एल्गी आपके यहाँ पे जो है ना, ये प्लांट वाला एल्गी है। ठीक है, ये आपने देखा होगा अपनी ओल्ड एनसीईआरटी में भी गिवन है डायग्राम, प्लांट वाला एल्गी है ये। और प्लांट वाले एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि एल्गी भी 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टी सेलुलर, मैं यहाँ पे एमसी लिख रही हूँ, एंड यूनिसेलुलर यूसी। ठीक है, अब एमीबा एंड पैरामीशियम में दोनों एक प्रोटोजोआ का टाइप है। प्रोटोजोआ का टाइप अमीबा एंड पैरामीशियम, मतलब आप कह सकते हो अगर आपके एग्जाम में आए तो सिर्फ आप प्रोटोजोआ भी लिख सकते हो। ठीक है, वरना आप चाहो अमीबा एंड पैरामीशियम लिख सकते हो, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना कि प्रोटोजोआ है। सो आपको बेसिकली पॉन्ड वाटर के अंदर एल्गी तो मिलेगा ही, प्लांट सेल वाला ग्रीन वाला जो एल्गी होता है। ठीक है, उसके साथ आपको अमीबा भी मिलेगा जो कि प्रोटोजोआ है। अब अमीबा आपका सिंगल सेल होता है, यहाँ पे सभी जो सेल्स हैं ये सिंगल सेल हैं। इस पूरे पॉन्ड वाटर या सेल सेशन में सिंगल सेल्स हैं, और अनगा मूविंग है और इरेगुलर शेप होता है। इसका कोई सा भी एक डेफिनेट शेप नहीं होता। आपने क्लास 7 की पुरानी कोर्स से पढ़ा हुआ है। इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडियम, सब कुछ हमने सुना है ना। पैरामीशियम प्रोटोजोआ तो ये एक सिंगल सेल होता है, ये भी मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट इसके जो ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, और जो आपको छोटे छोटे थिन जो आपको इसके हेयर टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, इसी के थ्रू ये मूव करता है। एल्गी आपको जो प्लांट सेल वाला है, मल्टी सेलुलर वाला, ये भी आपका सिंगल सेल होता है। ये ग्रीन दिखता है बिकॉज इसके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि इसको फोटोसिंथेसिस भी करने देता है, और ये भी मूव करता है थ्रू स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। ये हमें पॉन्ड वाटर के अंदर मिले थे। अब सॉइल सस्पेंशन के अंदर हमें क्या मिला था, ब्रेड मोल्ड फंगाई वाला, जबकि ब्रेड के ऊपर आता है मोल्ड फंगाई जो कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर का होता है। एल्गी आपका यहाँ पे ये यूनिसेलुलर वाला एल्गी है, वेयर एज बैक्टीरिया आपका यहाँ पे यूनिसेलुलर भी नहीं है। यहाँ पे सब बैक्टीरिया आपका कौन सा होता है मुझे बताना, जो मैंने अभी पढ़ा था ना, बैक्टीरिया एंड अमीबा। ठीक है, ब्रेड फंगाई जो होती है, तो फंगाई आपकी क्या होती है, फंगाई इज योर, हमने पढ़ा था ना कौन सा क्या होता है, एल्गी। फंगाई आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। सो फंगाई जो होता है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रांच शेप था इसकी, तो ब्रांच फिलामेंट यहाँ पे इसको हमने जो आपको दिख रहा है ना, सैकलाइड स्ट्रक्चर होता है इसका, सैकलाइड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता बिकॉज यहाँ पे हमें ग्रीन सा कलर नहीं दिख रहा है ना, तो दैट्स वाई इसके अंदर कोई क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है। फंगाई, किसी भी फंगाई के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होते हैं, रिमाइंड दिस। ठीक है, सो अब जो मोल्ड वाला फंगाई जो कि हर जगह मिल जाता है, ब्रेड मोल्ड आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेड में मिलता है, मोल्ड वाला फंगाई आपको हर जगह मिल जाता है। तो जो मोल्ड वाला फंगाई आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता, ये चीज़ लिखी हुई है। एल्गा यहाँ पे आपका स्पेरिकल भी होता है, स्पेरिकल शेप का ही होता है, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, बट ये आपका यूनिसेलुलर होता है, ये प्लांट सेल वाला एल्गा ही नहीं है। बैक्टीरिया अब आपका ये स्पेरिकल भी होता है, कॉमन कोमा वाले शेप के, स्पाइरल भी होता है, रोड शेप के भी होते हैं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर के भी होते हैं। बहुत सारे सेल्स इनके शेप्स में वेरी करते हैं। ठीक है,
नाउ अब आपने कुछ ऑब्जर्व किया इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट, सो रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास। टेबल 2.1 टेबल 2.2 ये जो दोनों है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद करके जाना। एंड आप क्या आइडेंटिफाई करोगे इनकी जो वेराइटीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि ये हर जगह पाए जाते हैं। इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, डिवाइस है जो कि मैग्नीफाई करके दिखाता है 100 to 400 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कितने टाइम्स हमें दिखाता है, 100 to 400 टाइम्स हमें माइक्रोस्कोप एक मैक्सिमम लेवल दिखा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। थ्रू दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये स्मॉल साइज़ में होता है, लेकिन ये हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड आज की वीडियो हम इसी टॉपिक से ख़त्म करने वाले हैं। वायरसेस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि आपके ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में था। अब ये समझो कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं, बट वायरसेस के अंदर सेल नहीं होते। इनको हम ए सेलेड कहते हैं। ए सेलेड मतलब नो सेल्स, ठीक है। वायरसेस आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे होते हैं साइज में, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। याद रखना है, ये दे आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अलग हैं बिकॉज ये ए सेलुलर है। वायरसेस आपके मल्टीप्लाई होते हैं इनसाइड अनदर बॉडी, ठीक है, किसी होस्ट की बॉडी। होस्ट मतलब हमने पढ़ा है ना, किसी पैरासाइट के तरीके से वायरस काम करते हैं जो कि दूसरे की लिविंग बॉडी के अंदर आके मल्टीप्लाई होते हैं। उसके मल्टीप्लाई कैसे होता है, बिकॉज उस लिविंग बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू ही मल्टीप्लाई होता है। एंड ये इन्फेक्ट कर सकता है उस होस्ट की बॉडी को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, बैक्टीरियल सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है जो कि डिजीज कॉज करते हैं। बट दे आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर ए सेलुलर इन नेचर। तो ये हमारा चैप्टर था ना, आज की वीडियो थी, मतलब चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 पेजेस और रह रहे हैं। सो दिस फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए, सैम्पल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।